नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा फार्माकोलॉजी का अगला यूनिट जो है वो है जीआईटी और इससे रिलेटेड जितने सारे डिजीज़ होते हैं और इन डिजीज़ में हम क्या क्या दवाएं देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और ये कितने टाइप के हम ड्रग्स पढ़ेंगे और हमारे फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर के टारगेट को लेकर कौन कौन से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम इन्हीं को देखते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जीआईटी डिसऑर्डर। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो एक रोग दिख रहा होगा दोस्तों, पेप्टिक अल्सर। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है पहले लेक्चर में। दूसरा जीईआरडी क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल जो होता है ना रिफ्लेक्स डिजीज। एक हम पढ़ेंगे एमेटिक और एंटी एमेटिक। एमेटिक उसको कहते हैं जो वॉमिट कॉज करते हैं, जिनसे उल्टी आ जाए, जो वॉमिट कॉज करे। एंटी एमेटिक जो वॉमिट को रोक देवे, है ना। उसके बाद आता है इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। क्या होता है, एक डायरिया पढ़ेंगे और कॉन्स्टिपेशन पढ़ेंगे। ये सारे अलग अलग तरह के। ये एक थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट और जीआरडी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, परंतु अगर एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये सारे लाइन वाइज लिख लीजिएगा। ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, 10-10 मिनट के। सबसे पहले आप हेडिंग डालो, क्या पेप्टिक अल्सर होता क्या है। अब इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम की आवश्यकता पड़ने वाली है और वो डायग्राम आपके सामने है। ये है दोस्तों। अब सबसे पहले एक बात याद रखना कि पेप्टिक अल्सर में इससे पहले बता चुका हूं। यहां पर मैं आपको कैसे समझाऊं, हाँ ठीक है, चलो मैं आपको बना के दिखाता हूं, या फिर मैं इसी में मैं आपको बना के दिखाता हूं। कोई ना, खैर छोड़ो। इसमें क्या करना है, आप एक चीज को गौर से सुनना, मेरी बात अब रोक लेना, स्क्रीन को रोक लेना। पेप्टिक अल्सर हेडिंग डालने के बाद ये जो है ये है हमारा स्टमक। और इस स्टमक की इंटरनल जो वाल होती है ना दोस्तों, ये वाली, ये जो वाल होती है, या फिर हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, ये जो वाल होती है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है HCO3 आयंस की और म्यूकस की। किसकी बनी होती है ये मैं पहले बता चुका हूं। अब इनको कौन प्रोड्यूस करता है, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, इनको प्रोड्यूस करने वाली जो होती है उनको कहते हैं गॉबलेट सेल। क्या कहते हैं, गोबलेट सेल कहते हैं। ठीक है, ये सेल्स इनको प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। दूसरा दोस्तों क्या है, यहां पर एक ऐसे समझो कि वैसे तो ये बहुत सारी सेल होती है, परंतु एक सेल होती है, इस सेल का नाम होता है पेरिएटल सेल। क्या है, या इसको पेराइटल सेल भी कहते हैं कुछ लोग, तो पेराइटल सेल। ठीक है, ये पेराइटल सेल हुई। अब कहानी क्या है इसमें, ये जो होती है ये ऑक्सिंटिक ग्लैंड में होती है। किसमें, ऑक्सिंटिक, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है ऑक्सिंटिक ग्लैंड, और इसमें ये पेराइटल सेल होती है बहुत सारी। और इस पेराइटल सेल में दोस्तों एक चीज याद रखना, क्या मैं जो आपको बता रहा हूं मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूं, बाद में जूम कर लेना। यहां पर इस पेराइटल सेल में ना दोस्तों एक पंप होता है। क्या कहा मैंने, यहां पर एक पंप होता है, और ये जो पंप होता है ये क्या करता है, ये H+ आयन को तो अंदर भेजता है, और इस पेराइटल सेल में क्या है, पोटेशियम जो है ये बाहर चला जाता है। ऐसे वाला एक पंप होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इस पंप को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने कहा प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप आपको यहां पे नहीं लिखना है, इसको कहते हैं प्रोटोन पंप। दिख रहा है ना, मैं स्क्रीन पे देख लेता हूं। हाँ, थोड़ा सा हल्का दिखेगा आपको, परंतु दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं पतला नहीं करता पे मार्कर को तो लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब ये तो हुआ सारा का सारा खेल। अब कहानी समझने वाली क्या है, कहानी समझने वाली ये है कि ये जितना H+ अंदर आएगा उतना ज्यादा HCl बनता जाएगा। क्या बनेगा, HCl बनता जाएगा, उतना ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये अंदर H+ आयन आया, ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाएगा। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इस मुद्दे पे आते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, एक बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि ऐसे जलन होती है पेट में। ये जो HCl है ये बहुत हाई तगड़े लेवल का एसिड होता है। अब अगर ये जो वाल है, ये जो वाल है दोस्तों, अगर ये रैप्चर हो जाए तो ये HCl इस पे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो जो हमारी स्टमक की वाल है इस पर ये अटैक करते ही जलन का अनुभव होगा। इसी को हम कहते हैं फफोले बन जाना अंदर की तरफ, और इसी को हमने कह दिया पेप्टिक अल्सर हो गया। ये बात समझ में आने वाली है। नंबर 2 दोस्तों, ये तो था पहला कारण कि HCl ज्यादा हो गया और म्यूकस वाल का कम हो गया। अब अगर मैं कहूं इसके भी ऊपर, अगर अभी कंफ्यूज नहीं करना आपको, दूसरा एक याद रखना, एक जो होती है एक सेल और होती है दोस्तों, एक सेल और होती है, उसका नाम होता है चीफ सेल। मैंने क्या बोला,
चीफ सेल होता है, और ये जो चीफ सेल्स होती है ना, ये पेप्सिन को प्रोड्यूस करती है। मैंने क्या कहा, पेप्सिन को प्रोड्यूस करती है। ये एक ऐसा प्रोटीन एंजाइम होता है कि जो भैया क्या करता है कि ये जो म्यूकस वाल होती है ना स्टमक की, ये जो वाल होती है, इसको ये डाइजेस्ट कर जाता है। ये इसको क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, इसको खत्म कर देता है। तो ये जो होता है ये पेप्सिन, ये 1.5 से 3.0 या 3.5 के बीच में ही काम करता है। नंबर एक बात, ये इस पीएच रेंज पे काम करता है, और ये पीएच रेंज इसको कहाँ मिलती है, इसको मिलती है स्टमक पे। और स्टमक में आते ही ये क्या करेगा, ये अपने इस वाल को डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसकी वजह से इसकी अगर क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाए ना बॉडी में, तो भी हमारे पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये दो कारण पड़े, ये तो फिजियोलॉजिकली मैं बता रहा हूं, ये कुछ गड़बड़ होने की वजह से हो गया। तो ये बात समझ में आ गई कैसे, मैं एक बार और बता रहा हूं, स्क्रीन पे दिख जाएगा। हमने क्या कहा कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये गॉबलेट सेल जो होती है ये इसको प्रोड्यूस करती है। दूसरा, पैराइटल सेल जो होती है, ये पैराइटल सेल ये होती है ऑक्जेंटिक ग्लैंड में, और ये ऑक्जेंटिक ग्लैंड में क्या होता है, पैराइटल सेल, और पैराइटल सेल के पास होता है एक प्रोटॉन पंप, जो क्या करता है, प्रोटॉन को अंदर भेज देता है और पोटेशियम को वापस अंदर से खींच लेता है। और जितना ज्यादा प्रोटॉन अंदर जाएगा, H+ आयन अंदर जाएगा, उतना ज्यादा HCl बनेगा। आगे चलकर हमें इसी प्रोटॉन पंप को इनिबिट करेंगे जब हम ये बात कहेंगे कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर दे दो, या फिर मैं कहूं कि यहीं पे हम एक एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी वाली कुछ दवाइयां देंगे। तो फिलहाल ये है आपके सामने, परंतु आपको इसको ना बनाते हुए मैं इसको साफ कर रहा हूं। ये तो 0 लेवल से मैंने बनाना शुरू किया, आप लोग जो है वो आप इस स्क्रीन को देखकर बनाएं, ठीक है, आप इस स्क्रीन को देखकर बनाएं। मैं बता दूं, अब ये जो है ये हमारा स्टमक है, यहां पर ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, ये पैराइटल सेल है। पैराइटल सेल दो काम आती है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं उनको बनाने के लिए, और दूसरा HCl प्रोड्यूस करने के। तो ये जो IF होते हैं ना, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत काम आते हैं, इनको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और दूसरा ये HCl है। अब सुनो क्या है, यहां पर है चीफ सेल। चीफ सेल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है पेप्सिन को, और पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है किसको, म्यूकस लेयर को, जो क्या करती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। PUD का मतलब क्या है, इसी को PUD कहते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज कर देती है। एक हमने कहा ये गॉबलेट सेल होती है, HCO3 आयन, और म्यूकस को ये प्रोड्यूस करती है, और हमने ये इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा एम क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए हमारा एसिड को डिक्रीज करना। और एसिड डिक्रीज कब होगा, जब हम H+ और ये पोटेशियम वाला यानी कि प्रोटॉन पंप को हम इनिबिट कर दें। और ये जो प्रोटॉन पंप है यही प्रोड्यूस करता है किसको, HCl को, जो किसमें बैठा होता है, पैराइटल सेल में। हम इसके बारे में अभी पैराइटल सेल बनाकर समझाऊंगा मैं आपको, आप तब तक इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े हम आगे बढ़े, ठीक, चलो आपने नोट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप बेटा स्क्रीन पर देखना, 2 मिनट की बात है, फिर टाइम नहीं लगेगा इसमें, इस चैप्टर में। आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है, मैंने एक पैराइटल सेल बना रखी है। अब पैराइटल जो सेल होती है, ये जो पैराइटल सेल होती है, इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ आपको मैंने ये पैराइटल सेल बना के दिखाती, इस पैराइटल सेल में होता है हिस्टामिन। और जब इस हिस्टामिन की बात आती है, तो यहां से 3 तरह से ये जो है हमारा ये प्रोटॉन पंप दिख रहा है। इस पैराइटल सेल पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एक प्रोटॉन पंप। यहां से क्या है, ये जा रहा है H+ आयन, यानी कि स्टमक की वाल पे जो हमने बनाया था, याद करो अभी इधर ऐसे करके, ऐसे मैंने कहा यहां पर ये सेल होती है, यहां पे ये होता है, इसके अंदर से H+ जा रहा है, यानी कि इसको ऐसे घुमा लो थोड़ा सा तो आपको याद आ जाएगा। यहां से H+ जा रहा है, और इसकी जगह पे क्या आ रहा है, ये कि जो है पोटेशियम जो अंदर आ रहा है। अब हमने कहा इसको जो है सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करता है, आप कहोगे सर एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की अगर बात करो तो मैंने पहले भी बहुत जगह पे बताया था कि एसिटाइल कोलिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना किसी चीज को, वो उसको पींच देता है, उसको दबा देता है, उसको स्प्रेस कर देता है, और वहां का जो सिक्रेटरी पार्ट होता है उसको निकालता है। ऐसा जुगाड़ बताया था मैंने। तो अब सोच के देखो, यहां पर कौन आया, यहां पर एसिटाइल कोलिन आया। एसिटाइल कोलिन ने क्या किया, इसको दबाया, दबाया तो उतना ज्यादा क्या हो गया, दबाया जितना ज्यादा उतना HCl प्रोड्यूस होगा कि नहीं, आप कहोगे सर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर एक बात, ये उतना ज्यादा HCl प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा HCl प्रोड्यूस होगा पेप्टिक अल्सर उतना ज्यादा आएगा। नंबर 2, हिस्टामिन जो होता है, ये H2 रिसेप्टर होते हैं, ये अगर एक्टिवेट हो जाए तो इसमें क्या करेंगे, ये इस पंप को तेज चलाना शुरू कर देते हैं। 2 चीज पड़ी, पहला एसिटाइल कोलिन आ रहा है,
ये इसको तेज कर देता है, यानी कि ये ज्यादा स्प्रेस करता है इस पेरिएटल सेल को, उतना ज्यादा निकलता है। और यहाँ पे रिसेप्टर कौन होते हैं? M1 होते हैं। अभी इतना याद रखो, यहाँ पे होते हैं H2 रिसेप्टर जो इस पंप को क्या करते हैं। तीसरा ये एक आपको मैं बता दूं, ये गैस्ट्रिन जो है ये इसको चलाता है। इस पे अभी नहीं जाएंगे, ये एनाटॉमी का पार्ट है, हमें ड्रग पे ध्यान देना है। उसके बाद आता है एक PGE2, ये मैं पहले बता के आ चुका हूं। PGE2 क्या करता है? इस पंप को कंट्रोल करके रखता है। मैंने क्या कहा? कंट्रोल करके रखता है, स्पीड नहीं बढ़ा रहा। ये स्पीड बढ़ा रहा था, ये H2 रिसेप्टर स्पीड बढ़ा रहे थे, हिस्टामिन जो है ये स्पीड बढ़ा रहे थे, परंतु PGE2 जो है ये PGE2 नहीं बढ़ा रहा था, ये इसको कंट्रोल कर रहा था। अब हमने कहा, यहां पे हिंदी में लिखा हुआ मेरा, कंट्रोल करके रखता है किसको? प्रोटॉन पंप इनहिबिशन को। ये H+ K+ जो पंप होता है इसको कंट्रोल करके रखता है। अब हमने ये सारी चीजें पढ़ी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब जो एसिटाइल कोलिन आ रहा था और जो स्टमक की पेराइटल सेल को ऐसे स्प्रेस करके उससे HCl बाहर निकाल रहा था, एक तरह से एग्जांपल है, उसको बाहर निकाल रहा था, तो हमें क्या देना पड़ेगा? नंबर 1 एंटीकोलिनर्जिक, है ना। तो हमने क्या कहा? नंबर 1 हम यहां पर क्या देंगे? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। या फिर ये M1 रिसेप्टर के थ्रू काम कर रही है, तो हमने कहा M1 एंटागोनिस्ट दे दो। हमने क्या कहा? M1 एंटागोनिस्ट दे दो। दूसरा, हिस्टामिन के थ्रू काम कर रही थी, तो हमने कहा H2 रिसेप्टर है ये पूरा अगर लिखोगे तो H2 रिसेप्टर मिलेगा। हमने कहा H2 ब्लॉकर दे दो, एक ही बात है। या फिर आप कह सकते हो H2 एंटीहिस्टामिनिक, H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे दो, एक ही बात है। बात तो सेम ही आ रही है। अगला देखो क्या है? PGE2 इसको कंट्रोल करके रख रहा था, तो हमने क्या बोला कि आप एगोनिस्ट दे दो, किसका? PGE2 का। वैसे तो E1 होता है, परंतु आप E2 याद रखना, क्योंकि आगे चलकर ये E2 का ही काम करती है, तो फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना है PGE2 को, ठीक है। अब आता है क्या? PPI। जो ये PPI है ये क्या करता है? इस पूरे पंप को ही क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, तो इसको कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो हमने 4 तरह के मैकेनिज्म पढ़े। अगर HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से हमारी जो म्यूकस है स्टमक की, उस पर छाले पड़ रहे हैं, HCl अटैक कर रहा है, तो हमने 4 तरह की दवाइयां पढ़ी जो क्या कर रही है? इसके गैस्ट्रिक HCl की क्वांटिटी को कम कर रही है। नंबर 1, एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट किया तो वो जाके स्प्रेस करेगा नहीं, तो हमने कहा साहब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दी, जिससे HCl कम बनेगा। दूसरा, हमने कहा हिस्टामिन दे, इसको रोक दो, तो हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर की जगह हमने क्या दे दिया? H2 ब्लॉकर दे दिया। तीसरा, हमने PGE2 के एगोनिस्ट दे दिए। और उसके बाद आता है हमारा क्या? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये बना लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, दोस्तों स्क्रीन को रोक लेना कुछ देर के लिए। अब हम चलते हैं आगे। अब आती है नंबर 1 दवा, कौन सी आती है? ड्रग दैट डिक्रीज HCl रिलीज। 4 तरह की दवाइयां पढ़ेंगे। नंबर 1 एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे, M1 एंटागोनिस्ट, प्रेंजेपिन हो गया या टेलिंजेपिन हो गया। नंबर 2 इसमें क्या पढ़ेंगे? B। ये पहली है, मुख्य हेडिंग ये है, इस तरह से पहली जो क्या कर रही है? गैस्ट्रिक HCl को कम करने का काम कर रही है। फिर हम एक पढ़ेंगे नंबर 2 दवा, उसमें क्या होगा? हम कहेंगे जो न्यूट्रलाइज कर दे, क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे, किसको? न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक HCl को, यानी उसको न्यूट्रल कर देगा वो। इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे क्या? अल्सर प्रोटेक्टिव पढ़ेंगे, अल्सर प्रोटेक्टिव पढ़ेंगे। इस तरह से नंबर 4 एक पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, अल्सर हीलिंग। इस तरह से है, ये याद रखना, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये नंबर 1 हेडिंग है, और इस हेडिंग में अलग अलग 4 तरह की दवाइयां पढ़ेंगे। नंबर 1 एंटीकोलिनर्जिक, नंबर 2 H2 ब्लॉकर, है ना, और नंबर 3 हमने क्या कहा था? PGE2 डेरिवेटिव जो एगोनिस्ट का काम करते हैं। और नंबर 4 हम मतलब सी है, ये सी है। और नंबर डी पे हम क्या पढ़ेंगे? PPI इनहिबिटर। समझ में आ गए ना? तो ये पहला है जो गैस्ट्रिक। अब आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए यार, मैं इसीलिए दबाव दे के बताता हूं चीजों को, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रग डिक्रीज गैस्ट्रिक HCl। सीधा सीधा सवाल आ जाता है, और उसमें उठा के आपको एक प्रेंजापिन दे दे, और बाद में उसने मीजोप्रोस्टोल दे दिया, आपको कह देगा कि एक उसके साथ वो कह देगा क्लेरिथ्रोमाइसिन, एक उसके साथ कुछ और ड्रग फंसा देगा, सिमेटिडीन टाइप कुछ भी, ये तो चलो खैर इसमें आता है। तो आपका क्या फर्ज बनता है? आप ये कहोगे सर प्रेंजेपिन, क्योंकि ये चारों की चारों ही क्या कर रही है? ये गैस्ट्रिक HCl को कम करने का काम कर रही है। ये इसकी सब हेडिंग है। बात समझ में आ गई ना?
ठीक है, तो आपने ए नंबर की हेडिंग डाली, इसमें ये 2 ड्रग पड़ी, हमने कहा ये एंटीकोलिनर्जिक का काम करेगी, एंटीकोलिनर्जिक। अब देखो मैं इनके साइड इफेक्ट नहीं लिखवाऊंगा। अब आप साइड इफेक्ट की बात करोगे तो ये क्या है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो यही ABCD। अब आप जाके देख लेना, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये इसके सारे अपने अपने साइड इफेक्ट होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे, नंबर 2 यानी कि पहली की बी हेडिंग है। अब पहली की बी हेडिंग आपके सामने कौन सी दिखाई दे रही है, आपके सामने दे रही है H2 ब्लॉकर, या आप कह सकते हो H2 एंटी हिस्टामिनिक, एक ही बात है, हिस्टामिनिक ड्रग। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा H2 ब्लॉक में। देखो हमारे, जब मैं गंगानगर में स्टडी किया करता था एक जमाने में, तो हमारे गंगानगर में जैसे P ब्लॉक है ना, एक H ब्लॉक है, इस तरह से ब्लॉक बने हुए हैं। तो ये ट्रिक बना दी हमने कि जो H ब्लॉक है यानी कि H2 ब्लॉक है, उस टाइम जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ा करते थे ना, तो हमारे एक ना वहां पे CI आई थी, CI है ना, सर्किल इंचार्ज, पुलिस में 3 स्टार होते हैं उनके कंधे पे। तो वो क्या है कि फॉर्मल ड्रेस में पुलिस वालों को छोड़ रखा था, और जो ये आशिक मिजाज जो लड़के होते हैं, ये शाम को अक्सर जब अंधेरा ढल रहा होता है उस वक्त आते हैं और कमेंटबाजियां करते हैं बच्चियों पे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने रात को ले जाते थे वो, जब कोई लड़का रात को मान लो कि कोई ड्रंक करके गाड़ी चला रहा हो, ड्रंक एंड ड्राइव में वो फंस जाता था, या फिर वो किसी पार्क या किसी मोहल्ले में कहीं आसपास अगर 2-3 दिन से ज़्यादा खड़ा हुआ दिख जाता था, तो वो जो CI थी, वो मतलब रानी साहिबा जो थी, वो क्या करती थी, उन लड़कों को उठा के ले जाती थी। इसलिए वो बहुत फेमस हो गई थी हमारे टाइम में। तो अगर जब कभी भी बात आती थी तो हम यही कहते थे कि भाई साहब जो वो रानी फिरैन है उससे बच के रहना, बाहर नहीं निकलना है। कहीं ऐसे ही आप तो पेन कॉपी नोटबुक कुछ लेने जाओ और लपेटे में आ जाओ, बोले कि चलो अंदर, यहाँ पे घर वाले ना मतलब ऊपर की खाल उधेड़ देंगे सारी की सारी, जो बची हुई नीचे हड्डियां दिखेगी। तो हम शाम को 6 बजे के बाद कहीं नहीं निकलते थे, हमें बड़ा डर रहता था। और खास तौर पे ये जो H2 ब्लॉक होता था इसमें तो बिल्कुल नहीं जाते थे, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स PG बहुत हुआ करते थे हमारे गंगानगर में। ये जमाने की बात कर रहा हूँ, 2014 में मैं पास आउट हुआ B फार्म में, उन दिनों की बात है। तो मैंने इसका ट्रिक बना लिया। क्या ट्रिक बनाया वो देखो, आप जुगाड़ देखो कितना तगड़ा किया। H2 ब्लॉक है, आपके शहर में भी H2 ब्लॉक होगा, वहां पे CI रानी फिरैन फेमस थी। मैंने क्या कहा, वहां पे H2 ब्लॉक में क्या थी, यानी H2 ब्लॉक का मतलब H2 ब्लॉकर हो गया, CI मतलब CI रानी फिरैन फेमस थी। कैसे जुगाड़ किया हमने, देखो अब इसमें हुआ C तो सिमेटिडीन, और I से इमिडाजोल रिंग होती है ना। उसके बाद रानी हो गया और रानी फ्यूरेन हो गया, यानी रेनिटिडीन में क्या हुआ, फ्यूरेन रिंग होती है। फेमस से फेमोटिडीन हो गया, थी का मतलब थायाजोल रिंग होती है, बात खत्म। इन पे इतने सारे सवाल पूछे हुए ना, सीधा डायरेक्ट सिमेटिडीन में कौन सी रिंग स्ट्रक्चर होती है, रेनिटिडीन में कौन सी होती है, या फेमोटिडीन में कौन सी होती है। तो H2 ब्लॉक में कौन फेमस थी, CI रानी फ्यूरेन फेमस थी। ऐसे ये पूरी की पूरी ऐसे ही लाइन याद कर लेना, है ना। और वही थी एकमात्र जो मुर्गे बना बना के पीटती थी सबको सरे बाजार में। तो ये हुआ बात, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसमें एक बार और इस ट्रिक के साथ। तो हम पढ़ेंगे कौन से H2 ब्लॉकर, कौन सा पढ़ा, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। 2 और याद कर लेना, लॉक्साटिडीन और निजाटिडीन। यानी कि जिस नाम के आगे आपको टिडीन मिल जाए, है ना, हमने क्या कहा, टिडीन मिल जाए, उस नाम के आगे वो क्या है, वो सारी सारी यही मिलेगी आपको। कौन सी, H2 ब्लॉकर। तो नंबर 1 सिमेटिडीन में कौन सी रिंग है, तो आप कहोगे इमिडाजोल रिंग है, तो CI हो गया। उसके बाद आता है रेनिटिडीन में कौन सी है, तो फ्यूरेन रिंग है। और ये जो रेनिटिडीन है ये 5 टाइम मोर पोटेंट होती है किससे, सिमेटिडीन से, यानी 5 गुना ज्यादा ये असरदार होती है। मोर पोटेंट का मतलब डोज से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है फेमोटिडीन। फेमोटिडीन में कौन सी रिंग होती है, थायाजोल रिंग। ये 8 टाइम जो होती है मोर पोटेंट होती है। तो आप ट्रिक याद करना, H2 ब्लॉक में CI रानी फ्यूरेन फेमस थी। अब देखो कल मुझे कोई ऐसा नहीं करेगा भैया, कहीं जिस दिन आप ये वीडियो सुन रहे हो और आप मुझे अगले दिन मैसेज करके पूछो, बोले मार साहब आपके भी जूत पड़े थे क्या। नहीं, हमारे कभी जूत नहीं पड़े इस मामले में, पढ़ाई के मामले में कभी जूत नहीं पड़े, और ना ऐसे ऐसे कामों में हमारे कभी जूत पड़े, और ना हमने कभी ऐसे कभी दिन देखे। ठीक ठाक सा जीवन जी है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, मिडिल क्लास
लोग, एक तो होता है मिडिल क्लास पैसे वाले, हम मिडिल क्लास स्टूडेंट हुआ करते थे, हम तो वैसे दिन देखे हुए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, अब कई बदमाश बच्चे होते हैं वो अगले दिन पूछ लेते हैं, मतलब ऑफलाइन क्लास में तो पूछ ही लेते हैं, बोले हमारे साहब दूध पड़े थे कभी? नहीं, हमारे नहीं पड़े थे। ठीक है, चलो, तो अब आपको ये याद हो जाएगा ना, H2 ब्लॉक में CI रानी फिरेन फेमस थी। CI को एक साथ याद रखना, रानी फिरेन को एक साथ याद रखना, और फेमस थी को एक साथ याद रखना। उसके बाद ये आती है, अब हम ड्रग्स पे आते हैं दोस्तों, आगे सिमेटिडीन पे। और सिमेटिडीन में, हाँ, सिमेटिडीन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या इसमें हमने कहा कि नॉट यूज्ड नाउडेज, आजकल इसको यूज नहीं करते हैं। इसके बहुत सारी अलग अलग कुछ एक वजह थी। सबसे पहले ये हार्मोन इम्बैलेंस करने वाली थी। दूसरा, ये एंजाइम इनहिबिटर ड्रग होती है। अब यहां पर मैंने लिख रखा है ट्रिक लिखो, और ये आप यहां पर क्या लिखोगे, ट्रिक लिखोगे, एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कौन कौन सी होती है, इस तरह से, और इनके नाम लिखोगे यहां पे, ये आपका होमवर्क है। अब सुनो, एंजाइम इनहिबिटर होती है, उसके बाद ये होती है डिस्को ड्रग। मैंने डिस्को ड्रग के बारे में आपको बताया हुआ है। DI से बन गया डिजोक्सिन, S से बन गया स्पाइरोनोलैक्टोन, C से बन गया सिमेटिडीन, O से बन गया ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन एक ही बात है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ये ब्रिटिश जो शब्द होता है ना, ब्रिटिश, उसमें कहा जाता है, और ये जो होता है ये अमेरिकन वर्ड होता है। तो ये ज्ञान की बात थी, बस वैसे ही लिखना नहीं है आपको। तो कहीं कुछ बच्चे कह देते हैं साहब एस्ट्रोजन है क्या ये? हाँ, ये एस्ट्रोजन ही है, ओ हट जाएगा, सिंपल सी बात है। अब सुनो क्या है, डिस्को ड्रग उसको कहते हैं जो गायनोकेमिस्टिया कोज कर दे। क्या कर दे? गायनोकेमिस्टिया क्या होता है? मेल कैंडिडेट के ब्रेस्ट का साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है ना? तो ये क्या होता है? ये होता है गायनोकेमिस्टिया। इसको क्या कहते हैं? गायनोकेमिस्टिया। इंक्रीज ब्रेस्ट साइज, इंक्रीज ब्रेस्ट इन मेल कैंडिडेट कह लो, ऐसे कह लो। ठीक है, आगे वैसे मैंने लिखवाया। तो डिस्को ड्रग उसको कहते हैं जो गायनोकेमिस्टिया को कोज करे। ये ट्रिक लिख लेना, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखो क्या है। अगला हमने कहा कि साहब ये जो है इसके साइड इफेक्ट नोट करेंगे हम। इसमें एक हो गया हमारा गायनोकेमिस्टिया, यानी मेल ब्रेस्ट साइज का बढ़ जाना। ओलिगोजूस्पर्मिया, यानी स्पर्म काउंट जो होता है मेल कैंडिडेट का, वो कम कर देना। और अगर मैं कहूं कि किसी में अगर ओलिगोजूस्पर्मिया आ गया तो इनफर्टिलिटी वैसे ही आ जाएगी उसमें, वो संतान प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल ही नहीं रहेगा। तो आपसे अगर कोई घुमा के सवाल पूछे तो दिमाग में रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा एक ग्लैक्टोरिया, GA आएगा यहाँ पे, ग्लैक्टोरिया यानी मिल्क प्रोड्यूस हो जाना, अनवांटेड मिल्क का निकलना। और तीसरा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन, जो मेल में होता है, उसका जो लेवल है धीरे धीरे गिर जाता है, और इससे क्या होता है? बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, है ना? लिबिडो प्रॉब्लम हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर खत्म होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीजें यानी कि ओवरऑल हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए सिमेटिडीन को बंद ही कर दिया गया था। अब हमने क्या कहा? एक गायनोकेमिस्टिया, यानी डिस्को ड्रग में तो गायनोकेमिस्टिया होगा ही होगा। दूसरा ओलिगोजूस्पर्मिया होगा, ग्लैक्टोरिया हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये सारे साइड इफेक्ट हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी सी पुरानी बात बता देता हूं। बहुत सारे आप बच्चों ने 1-1.5 साल पहले जो मेडिकल से रिलेटेड है, उन्होंने तो खास तौर पे सुना ही था। उन्होंने ये सुना था कि ये जो रेनिटिडीन है इससे कैंसर कोज होता है, और इसीलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया, बंद कर दिया। ये बकवास बातें थी। एक पर्टिकुलर बैच ऐसा निकला था जिसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी मिली थी, और वो कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर की एक प्रॉपर्टी इसीलिए मिली थी क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज कुछ ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक होने के चांसेस थे। फिर उस पूरे बैच को ही विड्रॉ कर लिया गया, परंतु बाद में रेनिटिडीन यानी रेंटेक नाम का एक ब्रांड हुआ करता था, उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दिया गया। तो कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए कि इसमें साइड इफेक्ट नाम का कोई आपको कह दे कि ये कार्सिनोजेनिक हो जाए और आप टिक मारे हो, ऐसा कहीं प्रूव्ड नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात को। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये नोट डाउन कर लेना है। यहां पे ट्रिक लिखना मत भूलना। अभी इस क्लास को रोक के पीछे जाओ जहां पे ये लिखा हुआ है एंजाइम इनहिबिटर, और एंजाइम जो है एक मैंने बताया था इंड्यूसर ड्रग होती है GPRS सेल फोन, है ना? और दूसरी तरफ हमने दूसरी जगह विटामिन K कैन नॉट कोज, विटामिन K कैन नॉट कोज एंजाइम इनहिबिशन। तो ये विटामिन K कैन नॉट कोज वाली है, उसमें कि हमने कीटोकोनाजोल और वो पढ़ी थी। अब आ जाओ आप आगे, नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव में क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव में आता है सर PGE2 एगोनिस्ट। ये क्या करता है? ये इनहिबिट कर देता है एक तरह से किसको? ये प्रोटॉन पंप को। मैंने बताया ना, ये जो पंप होता है इसको ये कंट्रोल करके रखता है, तो ये ब्रेक मार देगा, ये चलेगा नहीं। दूसरा, ये इसका काम क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इसका काम होता है गोबलेट
सेल के थ्रू क्या करता है, ये म्यूकस को बढ़ा देता है और HCl3 आयन को बढ़ा देता है। उससे जो ये स्टमक की वाल होती है, HCl इस पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे वाल बन जाएगी। ये इसकी थिकनेस को बढ़ाने के काम आते हैं PGE2। ठीक है, अब इसमें ड्रग कौन कौन सी होती है, मीजोप्रोस्टोल होती है ना, रियोप्रोस्टिल होती है, एनप्रोस्टिल होती है। अगर आपको नहीं दिख रहा है ये नाम, वैसे तो दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। एक ये होता है एम्ब्रियोटॉक्सिटी, ये इसके साइड इफेक्ट है। ये टेराटोजेनिक इफेक्ट होती है, खास तौर पे मीजोप्रोस्टिल में तो होता ही होता है, एबॉर्शन कर देती है ये, है ना। तो इसीलिए कैसे आप लोगों ने अक्सर क्या होगा कि मोस्टली जब अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने अगर कोई गायनाकोलॉजिस्ट के यहाँ पे अगर कोई फार्मासिस्ट है तो उसने देखा होगा कि इस तरह से 5 टेबलेट आती है दोस्तों। ठीक है, ये इस तरह से ये 5 टेबलेट आती है। मोस्टली आपने इसको MTP किट के नाम से सुना होगा, कि क्या नाम सुना होगा, MTP, है ना। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन एक जो है प्रेगनेंसी एक एक्ट होता है, आगे चलकर जुरिस में पढ़ेंगे, उसके नाम पे ये MTP नाम रखा गया था इसका। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहां पर आप पाओगे कि ये जो होती है ना, ये 200 mg होती है मेफिप्रिस्टोन। क्या होती है, मेफिप्रिस्टोन नाम की टेबलेट होती है। और ये जो होती है ना, ये जो होती है, ये 200 की 200 mg की, यानी ये भी 200 की होती है, ये भी 200 की होती है। ये होती है दोस्तों मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, ये क्या होती है, मीजोप्रोस्टोल होती है। ये क्या होता है कि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी लग जाती है। MTP एक्ट के तहत बहुत सारी चीजें बताई गई है कि फैमिली प्लानिंग के दौरान अगर मान लो दोनों हैं हस्बैंड वाइफ इसके लिए एग्री, तो MTP हो सकता है। इसको कहते हैं DNC करवाना, मतलब एक डॉक्टर के थ्रू प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं डायलिसिस एंड क्यूरेट, है ना। उसके एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर प्रेगनेंसी को रिमूव किया जा रहा है तो उसको DNC कह देते हैं। इस किट के माध्यम से हो रहा है तो इसको MTP एक्ट के तहत गिना जाता है। आगे चलकर जुरिस में बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि कोई रेप केस के अंदर अगर कोई प्रेगनेंसी लग जाती है, एक एक चीज वहां पे पढ़ेंगे। इसके लिए 2 MD और एक गायनाकोलॉजिस्ट का हमें रिव्यू जानना होता है और ये बहुत सारे प्रोसीजर से होके गुजरना होता है। तो ये होती है किट और ये होती है वो मीजोप्रोस्टोल। हालांकि इसका काम क्या होता है, ये होती है PGE2 एगोनिस्ट होती है हकीकत में तो, परंतु इसका जो साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, वो टेराटोजेनिक होता है दोस्तों। ये क्या करती है आपको मैं बता ही देता हूं। ये जो होता है ना, ये होता है यूट्रस, है ना। और ये यूट्रस पे यहां पे क्या करती है, यहां पे तो करती है कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे क्या करती है कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो हिस्सा होता है यहां पे ये क्या कर देती है रिलैक्सेशन। बस इतना सा याद रखो, हमें इसमें ज्यादा नहीं घुसना है। तो इस तरह से ये इस तरह से एक बेबी होता है और यहां से ये प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है। तो यहां पे अगर ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इस पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और यहां पे अगर ये डायलेशन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है एबॉर्शन हो ही जाएगा। हालांकि ये जब लास्ट जो टाइम होता है यानी 37-38 वीक हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, उस वक्त इनको अगर दिया जाए, उस वक्त भी इनको नहीं देंगे, इसकी भी अलग वजह है, हमें बहुत अंदर नहीं घुसना। उस वक्त ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और आपको याद रह जाएगा PGE2 जो है वो देते नहीं होते हैं, वैसे इनका काम होता है। उसके बाद आता है क्या, ये एम्ब्रियोटॉक्सिटी कर देते हैं। एम्ब्रियोटॉक्सिटी का मतलब जो अंदर भ्रूण बैठा है उसके अंदर टॉक्सिसिटी कर देते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे एक सीनियर थे और मेरे बड़े क्लोज थे और उन्होंने क्या किया कि भाई उन्हें बेबी प्लान नहीं करना था, या उन्होंने कुछ भी किसी डॉक्टर का सहारा लिया और DNC करवाया। DNC सक्सेस नहीं हुआ। आफ्टर 3 मंथ उन्हें पता चला कि प्रेगनेंसी रह गई है। ये बातें मैं इसीलिए शेयर करता हूं कि आप जीवन में हजारों जगह पे धक्के खाएंगे। आपको जीवन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फार्मेसी ही दोस्तों आपको, हाँ हो सकता है आप फार्मासिस्ट लग जाओ, चीजें आपके लाइफ में ठीक हो जाए, परंतु जो हासिल किया हुआ जो ज्ञान होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो आपको आपके किसी अपने को, आपके किसी दोस्त के अपने को, किसी को भी बचा सकता है। तो उन्होंने ये DNC प्रोसीजर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्होंने उस बेबी को रख लिया और आफ्टर 9 मंथ वो बेबी गर्ल पैदा हुई। और जब वो बेबी गर्ल पैदा हुई तो दोस्तों वो रोती रहती थी। तो हुआ यूं कि आखिरकार उन्होंने MRI वगैरह करवाई तो उसके जो ब्रेन की सिस्टम था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई गई। ना कोई ट्यूमर था परंतु वो ब्रेन उतना डेवलप्ड नहीं था जितना होना चाहिए था और हर वक्त उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी वानी भर जाता था। आफ्टर 6 मंथ वो बच्ची इस जहां को छोड़कर चली गई।
ये सबसे बड़ा, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, परंतु वहां पर जब उन्हें इस बात का थोड़ा सा आइडिया हुआ या फिर जैसे ही उन्होंने डीएनसी करवाया तो पहला काम ये बनता था कि उसका रिव्यू एक सोनोग्राफी होना चाहिए था कि कुछ ऐसा नहीं रह गया हो, है ना, एम्ब्रियो पार्ट ना रह गया हो। तो वो मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारे लोगों से हो जाती है, डॉक्टर से हो जाती है, किसी से भी हो सकती है वो तो, और बहुत जल्दबाजी में कुछ लोग होते हैं उनसे तो वैसे ही हो जाती है। तो जीवन में इन चीजों का ख्याल रखना, इसको कहते हैं एम्ब्रियोटॉक्सिटी। अब ये बच्चे में एम्ब्रियोटॉक्सिटी आ गई, यानी कुछ ऐसा उसके साथ टॉक्सिक इफेक्ट आ गया जिसकी वजह से अब उसने, बच्चे ने जन्म भी ले लिया तो वो बहुत ज्यादा दिन नहीं निकालेगा। दूसरा कि हो सकता है मीजोप्रोस्टोल देने से जो है बच्चा जो है प्रेगनेंसी जो है वो रिमूव ना होए, परंतु वो बच्चा जब भी पैदा होगा ना तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा डिफेक्ट होगा, हो सकता है उसका पूरा स्पाइन ही ना बने, और तुम लोग उसे 20 साल तक की उम्र तक मतलब ऐसे उसको लेकर घूमो, है ना, मतलब कोई भी इंसान जो ऐसा कर लेगा तो वो व्हील चेयर पर लेके घूमेगा। तो उससे बेहतर है कि किसी डॉक्टर के यहाँ पे जाओ, और आजकल ट्राइसोमी नाम के बहुत सारे मतलब जो है 13, 18, 21 ये 3 जीन होते हैं जिन पर चेक किया जाता है और इसका एक कलेक्टिव डेटा निकाला जाता है, जिसमें अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ गया है, कोई अदर तरह का जो डेवलपिंग इफेक्ट आ गया है, हर तीसरे महीने पे ट्राइसोमी नाम के ये होने लगे हैं। ये पिछले साल रेलवे में भी आया था। मैंने क्या कहा, ट्राइसोमी जो होता है ये किसका टेस्ट होता है, ये प्रेगनेंसी का होता है, ठीक है, आगे चलकर बता दूंगा यार, टेंशन मत लो। तो ये जो ट्राइसोमी होता है इसको टेस्ट करवाओ और फिर उसके बाद इसको रिव्यू रखो। ये कहानी इसीलिए सुनाई है मैंने ताकि आपको पता रहे, मीजोप्रोस्टोल इसीलिए बताया था कि आपको पता रहे कि ये हकीकत में क्या है, ये पीजी डेरिवेटिव है, ये आती तो किसके काम है, ये एचसीएल को डिक्रीज करने के भी काम आती है, परंतु इनके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है कि ये टेराटोजेनिसिटी भी होते हैं, म्यूटोजेनिसिटी भी होती है। अगर कोई बच्चा, अगर मान लो कोई प्रेगनेंसी के दौरान इस दवा को दे दिया गया तो ये उस बच्चे के जीन को भी चेंज कर सकती है, म्यूटेट कर सकती है। तो ये इसके 3 जो है ये साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आप लोग याद रखना ये क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अब ये मेरा लेक्चर लंबा जाएगा, कई बार क्या होता है ये किससे, मतलब मैं प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज नहीं बताना चाहता पर फिर भी हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा खींच के चलते हैं, चलो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देखते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में क्या करेंगे हम लोग, कितनी देर की हो गई है क्लास, मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं रहता, चलो कोई बात नहीं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है, मैंने आपको मैकेनिज्म बताया हुआ है, जो पैराइटल सेल होती है उसको ये क्या कर देता है, उसके जाके उस पंप को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। कैसे करेगा सर, प्राजोल वाली जितनी ड्रग होती है ना, प्राजोल, प्राजोल चाहे वो ओमीपेराजोल है ना, एसोमीपेराजोल है ना, पेंटोपेराजोल और लेस्नोपेराजोल और इसमें रेबिपेराजोल, ये सारी की सारी जो है ये सारी की सारी जितनी भी प्राजोल वाली है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। ये सब के सब क्या होते हैं, ये जो है प्रोड्रग होते हैं। एक एस्मोपेराजोल पे पिछले साल एक सवाल आया हुआ था कि ये कौन सी ड्रग होती है, तो आप कहोगे मी टू ड्रग होती है, मी टू ड्रग भी कहते हैं, मी टू ड्रग भी कहते हैं इसको। तो ये याद रखना एस्मोपेराजोल के बारे में। अब आते हैं इनकी रिंग स्ट्रक्चर में। अब रिंग स्ट्रक्चर में क्या याद रखेंगे हम कि रिंग सिस्टम होता है बेंजीमिडाजोल हो गया है ना, बेंजइमिडाजोल भी याद रख सकते हो और पायरिडीन भी याद रख सकते हो, ठीक। एक तो ये हो गया, ये दोनों ही होती है इनमें सभी में। और ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी किसकी होती है, तो आप याद करोगे पेप्टिक अल्सर डिजीज की, यानी पीयूडी की होती है एक, तो जीईआरडी की होती है एक, जोलिंगर एंड एलिसन सिंड्रोम होता है दोस्तों। ये जीपेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है ये एक तरह का ट्यूमर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एचसीएल है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और इसकी वाल्व वगैरह रैप्चर हो जाती है, ये कोई ट्यूमर होता है, ठीक है। तो हमने इतना ही जानना है। हम सबसे पहले पेप्टिक अल्सर में बिल्कुल ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मैं ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर रहा हूं। जीईआरडी आगे चलकर पढ़ेंगे ना, जो रिफ्लेक्स डिजीज होता है, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है। अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इसको नोट कर लो, मैं आगे स्क्रीन को भेज रहा हूं। सुनो क्या होता है ना, ये लोकल इफेक्ट नहीं होती, याद रखना कि ये अगर मान लो किसी ने प्रोटॉन पंप लिया, मतलब कोई खाली पेट वाला कैप्सूल, यहां पर आ गए, यहां पर आ गए और यहां पर आ गए, इन्होंने यहां असर नहीं कराया। ध्यान रखना, खाली पेट वाला कैप्सूल जो तुम लेते हो ना वो इधर ही नहीं असर करता, इधर तो एंटी एसिड असर करता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है। अगर ये इतनी इतनी दूर में अगर ये एक्शन करता तो इसको क्या कहते हैं, ये एक लोकल इफेक्ट देने वाला बन जाता। जबकि पीपीआई जितने होते हैं, पेंटापराजोल चाहे वो ओमीपेराजोल हो, रेबिपेराजोल हो, पेंटापराजोल हो, एस्मीपेराजोल हो, ये सारे सिस्टमिक इफेक्ट देते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं है कि यहीं पे आके लोकल लोकल काम कर दिया स्टमक में, नहीं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहां आते हैं, कहां, यहां आते हैं
यहाँ स्टमक में, और फिर ये कहाँ पहुंच जाते हैं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी ब्लड वेसल्स में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर इस ब्लड के माध्यम से होकर और ये जो पेराइटल सेल होती है यहाँ पर आते हैं, और फिर इसके अंदर घुस के सेल के फिर काम करते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये सिस्टमिक इफेक्ट वाले होते हैं, न कि लोकल इफेक्ट वाले। ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, याद रखने के लिए, बनाना चाहो तो बना सकते हो। दूसरा, ये एसिड लेवाइल होते हैं, इसीलिए इनको एंटेरिक कोटेड करके भेजा जाता है। ऐसे इनका क्या होता है, एंटेरिक कोटेड करके भेजा जाता है। याद रखना, आप कभी भी देख लेना कोई कैप्सूल पे एंटेरिक कोटेड रेबिपेराजोल इस तरह से लिखा पाएगा, आपको सीधा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जैसे ही एसिड के टच में आएंगे ये खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, ये आगे पहुंचेंगे नहीं। तो इनको हम एंटेरिक कोटेड करके भेजते हैं, और एंटेरिक कोटेड टेबलेट हो चाहे, है ना, मीसालामाइन होती है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके करती है काम, मीसालाजिन भी होती है, ये सारी क्या होती है, ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। ये इस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके यहां पर जो एब्जॉर्ब होती है, तो इनको एंटेरिक कोटेड कहते हैं उन टेबलेट को। एंट्रल से हमने बताया था ना, इंटेस्टाइन होता है, और पारेंट्रल जो इंटेस्टाइन को छोड़ के होता है, ये शब्द वहीं से बना हुआ है, एंटेरिक कोटेड। तो इनको हमने तैयार करके भेजा। ये एसिड लेबाइल होते हैं, एसिड के टच में आते ही बर्बाद हो सकते हैं। अगला ये होते हैं इरिवर्सिबल। अब देखो, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, आज आप बहुत सारा ज्ञान लेके जाओगे। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिट एंड रन ड्रग। हिट एंड रन ड्रग का मतलब क्या है कि ये है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारी जो सेल पेराइटल सेल, याद रखना। अब इस पे एक ही पंप नहीं है, ये बहुत बहुत संख्या में है, लाखों में, ऐसे मान के चलो। तो हमने क्या किया कि अगर मैं बात करूं, ये फिर वापस प्रोड्यूस हो जाते हैं, नए बनते रहते हैं। तो ये जो था हमारा कौन सा, H+ और ये। अब कहानी क्या है कि आपने दिया PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसने इसको पंप को कर दिया इनहिबिट। और होता क्या है कि इसका सारा हाफ लाइफ जो होता है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का हाफ लाइफ वो होता है 30 मिनट का ही, 30 मिनट का ही होता है मात्र। उसके बाद तो ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। परंतु जैसे ही अंदर आए, सिस्टम में पहुंचे, आके इन्होंने इसको पंप को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, यानी कि इसको ब्लॉक कर दिया। किसने, PPI ने, ओमिपेराजोल या कोई भी। जब इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये है इरिवर्सिबल, यानी कि ये ब्लॉक करके चले गए, यहां से हाथों हाथ आए, ब्लॉक करके चले गए, परंतु अब इसको कर दिया परमानेंटली डैमेज। इस पंप को परमानेंटली डैमेज कर दिया, और इसको कहते हैं परमानेंटली डैमेज को इरिवर्सिबल, यानी कि यूं जाके वापस नहीं आ सकते, बस एक तरफ ही जाएंगे, यानी परमानेंटली डैमेज कर दिया। रिवर्सिबल क्या होता है, इस तरफ गए और वापस आ जाना, यानी कि अगर इसको हमने ब्लॉक कर दिया पंप को, तो बाद में धीरे धीरे यही पंप काम करना शुरू कर दे, उसको कहते हैं रिवर्सिबल, है ना। अगर इसको परमानेंट ब्लॉक कर देंगे हम, तो इसके बाद ये पंप काम करने लायक नहीं बचेगा। अब नया ही पंप कोई प्रोड्यूस होगा, उसको लगेंगे 24 घंटे। कितना, 24 घंटे टाइम। इसलिए याद रखना, इसकी जो डोज होती है ना दोस्तों, इसकी डोज जो होती है, इसकी डोज 1 OD होती है, 1 इन ए डे होती है। इसीलिए डॉक्टर कहता है रोजाना सुबह 1 लो। अब ऐसे बहुत सारे बेवकूफ डॉक्टर, मैं उनको बेवकूफ ही कहता हूं, खैर, कि वो आपको देखेंगे कि वो एक सुबह और एक शाम को 2 टाइम का लिख देंगे, और एक सुबह और एक शाम को 2 टाइम का लिख देंगे। अरे भाई साहब, इतना क्यों आप पेशेंट पे बर्डिंग डाल रहे हो। इसीलिए कहता हूं कि फार्मासिस्ट अकेला फार्मासिस्ट नहीं होता है, उस आदमी में बहुत नॉलेज होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन पकड़ सकता है। मैंने ऐसे बहुत डॉक्टर देखे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को खिला रहा है वो इतना सारा, क्योंकि कंपनी से सेटिंग किया हुआ है उसने। तो ये आवश्यकता नहीं है, बोल के कह सकते हो कि डॉक्टर साहब या तो मुझे इसकी वजह बता दो सुबह शाम की, और मैंने जो किताब में पढ़ा था वो ऐसा पढ़ा था। कल को आप रेलवे फार्मासिस्ट बनो, एम्स में बैठो, हालांकि वहां के डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे, कोई ऐसे छोटा मोटा प्रैक्टिशनर ही ऐसे घटिया काम करता है, वो बहुत अच्छे औहदे के लोग होते हैं, परंतु उन्होंने गलती से लिख भी दिया तो पहुंच जाओगे ना कि हमने तो पढ़ा था कि ये इरिवर्सिबल होता है, 24 घंटे नया पंप बनने में लगता है, तब तक उसके अंदर HCl बनेगा नहीं। अगला सुनो क्या है, हिट एंड रन ड्रग किसको कहते हैं। हिट एंड रन ड्रग उसको कहते हैं, आई हिट की और चली गई, है ना। हिट एंड कई बार आई है, सलमान खान की कार आई, हिट एंड रन केस लग गया था उस पे, आई हिट की और चली गई, तो इसको कहते हैं हिट एंड रन। यानी एक बार बॉडी में आई, 30 मिनट में अपना काम किया और निकल गई, परंतु उसने अगले 24 घंटे तक उस पंप को इनहिबिट करके रखा और उसको परमानेंट डैमेज ही कर दिया। तो प्रोटॉन पंप को क्या है, परमानेंट डैमेज कर दे, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल और हिट एंड रन, परमानेंट डैमेज करके चली जाए, है ना। जैसे आजकल ईरान और इनके अमेरिका के इजराइल के युद्ध चल रहे हैं, तो वहां पे उसको परमानेंट ही डैमेज किया जा रहा है। आती है मिसाइलें, बम फेंक के चली जाती है, हिट एंड रन कर जाती है। अगला देखो, अगर इनका लॉन्ग टर्म अगर इफेक्ट किया जाए ना, लॉन्ग टर्म अगर यूज किया जाए, तो इनसे कैल्शियम की क्वांटिटी कम हो जाती है और विटामिन B12 की क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसे याद रखो कि ये वो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल
हैं जिनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए। क्या चाहिए? एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। और आपने लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कोई 10-15 दिन, आपने 1.5, 2, 3 साल तक लगातार खिला दिया तो उसमें परमानेंटली क्या है, धीरे धीरे करते करते क्या होगा, कैल्शियम कम होने लग जाएगा। और दूसरा क्या होगा, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कम क्वांटिटी। और एक होता है क्या दोस्तों, विटामिन B12 की कमी, जिससे हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होने वाला जो एनीमिया उसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। याद रह जाएगा? चलो ठीक है, फिर आप नोट करो इसको यार। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो क्या है, ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है मैं इसको रोक देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करते हैं। थैंक यू। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो हर वक्त करता ही हूँ मैं, आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप स्टेटस पे डालें, आप अपने टेस्ट का स्कोर स्टेटस पे डाल सकते हैं, आप हमारी ऐप पे जाके आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको लगभग मतलब 40 से 50 घंटे 60 घंटे का कोर्स आपने खींच लिया तो आइडिया हो ही गया होगा कि आपको कैसा फील होता है। और ये बस गुरु दक्षिणा है, और तो अब ऑनलाइन बैठे आपसे क्या गुरु दक्षिणा मांगे। दूसरा यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मैं जब रात को काफ़ी लेट नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं, टेस्ट सीरीज़ पे काम करना पड़ जाता है, बहुत बहुत काम चल रहा है, पूछो मत। परंतु जो भी मैं कर रहा हूँ, आपकी आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। इस साल आप मुझे एक तोहफे में नौकरी दें, जो होगी आपकी, पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे होगी क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट रहे होंगे। हर एक चीज़ को बारीकी से नोट करवाया बच्चों मैंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप इतना ही गहराई से पढ़ रहे हैं, इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस वो थोड़ा टेस्टिमोनियल ऐड कर दिया करो ऐप में, जहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, और साथ में आप हमारी ऐप पे कुछ रेटिंग वेटिंग दे दो ताकि थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।